तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्योंकि आज के इस पेपर में जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन से मैंने ये सैंपल पेपर बनाया है। यानी सिर्फ ये सैंपल पेपर अगर आप करके जाते हो एग्जाम में, तो आपके 60+ मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 है बच्चों। इससे पहले हमने सैंपल पेपर 1 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करवा दिया है। उस वीडियो को देख के ये वीडियो ज़रूर देखना। ये 2 सैंपल पेपर अगर आप देख के जाते हो तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ईजिली हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम साइंस का सैंपल पेपर देखेंगे, जहां मैं आपको टोटल 4 से 5 साइंस के सैंपल पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बच्चों में आपको सेक्शन A, B, C तीनों ही कंप्लीट करने वाला हूं। वीडियो 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे की हो भी सकती है बच्चों, क्योंकि पूरी वीडियो कंप्लीट करने में, पूरे के पूरे क्वेश्चन समझाने में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये सैंपल पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक एक चीज़ें समझाऊंगा, क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझाऊंगा। जो पहला आपका सेक्शन ए होगा रीडिंग स्किल समझाऊंगा कि रीडिंग स्किल करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आंसर निकालते हैं। राइटिंग का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप राइटिंग इजीली लिख सकते हो अगर आप बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए हो। ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ग्रामर कैसे करते हैं। पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपके ग्रामर में पक्के करवा दूंगा। लिटरेचर में 40 नंबर होता है, 30 मार्क्स तो मैं पक्के करवा दूंगा। कुछ इस तरीके के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूं। और हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखना आप कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी अपलोड कर दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जरूर देखना। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार का आपका सीरीज आएगा, कुछ इस प्रकार का आपका सेट नंबर आएगा। कुछ सामान्य निर्देश होंगे, जैसे कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन A, B, C। सेक्शन ए में आपका रीडिंग होगा, वो समझाऊंगा, राइटिंग भी समझाऊंगा, लिटरेचर भी समझाऊंगा। एक वीडियो में सब कुछ खत्म करवा दूंगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, यानी आपको आंसर शुरू करने से पहले आपको पेपर मिलेगा 15 मिनट का। तो आप क्या करोगे बच्चों, अपना लिटरेचर पार्ट जाकर जरूर देखना। क्यों? क्योंकि जो मैं आज कराऊंगा आपको लिटरेचर पार्ट में, सेम टू सेम वो आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं, जो कि हमारा है सेक्शन ए, जो है रीडिंग स्किल। तो चलो रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो चलो रीड करते हैं। हेल्ड एवरी ईयर ऑन 21 में, मतलब हर साल 21 मई को आता है। यूनेस्को लेट्स द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। कहा गया है यूनेस्को भाई सेलिब्रेट करता है 21 मई को क्या, वर्ल्ड डे, जहाँ पे हम सीखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी में, जहाँ सब डायलॉग और डेवलपमेंट के बारे में बोला जाता है। हाईलाइटिंग नॉट ओनली द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर। और यहाँ बच्चों हम सिर्फ वर्ल्ड के कल्चर को हाईलाइट नहीं करते, बट ऑल्सो द एसेंशियल रोल ऑफ इंटर कल्चरल डायलॉग फॉर अचीविंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट हम क्या करते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि भाई सबके लिए उनका कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, तो यार सारे कल्चर ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई वहाँ पे वो सिखाते हैं कि भाई ये कल्चर इस कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो हमें इंटरकनेक्टेड रहना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, पीस ला पाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम भी कुछ हेल्प कर पाएंगे। इस तरीके से बच्चों पहला पैराग्राफ खत्म हो जाता है, जहां हमें यूनेस्को के बारे में बताया गया। यूनेस्को क्या करता है भाई, एक डायलॉग और डेवलपमेंट पे कुछ चीज़ें मतलब स्टार्ट करता है, जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी पे बुलवाता है लोगों से। ठीक है, ये आता है हमारा 21 मई को। ठीक है बच्चों, इतना आपको चल गया पता। जहाँ बच्चों कल्चर के बारे में ही नहीं बताया जाता, वहाँ पे बताया जाता है कि हम सारे कल्चर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अब A recent international emergency
has proved that the intrinsic value of the cultural and creative sector at generating social cohesion। भाई कोहेजन का मतलब आप समझ लो बच्चों कि एक साथ मिलकर एकजुट होकर, ठीक है। तो बोला गया कि आ रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी, भाई रिसेंट जो इंटरनेशनल इमरजेंसी आई उसने प्रूव कर दिया कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर जो होते हैं, ये जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उनकी जो अंदर की वैल्यू होती है वो, इनकी कल्चरल और क्रिएटिव सेक्टर की, वो कैसे भाई सोशल लोगों को एक साथ मिलके मतलब एक साथ मिला लेते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेस और पर्सनल वेलबींग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और बोला गया कि भाई क्या क्या आते हैं बच्चों, एजुकेशनल रिसोर्सेज भी आते हैं और पर्सनल वेलबींग भी साथ में आ जाती है। इट हैज़ अंडरस्कोर्ड द सेक्टर्स पोटेंशियल टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई क्या बोला गया कि भाई एक तरीके से ना ये कम आंकता है इसमें भाई इकोनॉमिक ग्रोथ की क्षमता को, किस भाई को जो हमारा कल्चर होता है उसको ना कम आंकता है कि भाई ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। लेकिन भाई इसमें बहुत क्षमता होती है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। समथिंग विच इज़ टू ऑफन अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है, जो यार बहुत अक्सर ही अंडर एस्टिमेट किया ही जाता है, लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए चीज़ को। विद द अडॉप्शन इन सितंबर 2015 ऑफ 2000 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय द यूनाइटेड नेशन। अब भाई क्या किया, सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन यानी अमेरिका ने बोला कि यार हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा 2030 के लिए। एंड द रिजोल्यूशन ऑन कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन दिसंबर 2015। अब भाई आगे चलकर जो कल्चर, यहाँ तो पहले सबसे पहले बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, लेकिन दिसंबर आते आते यूएन असेंबली ने बोला कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तो हमें बचाना ही है, ठीक है, लेकिन हमें भाई कल्चर को भी बचाना है, कल्चर को भी हमें आगे तक करना है। द मैसेज ऑफ वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। अब भाई जो यहाँ मैसेज जो मिलता था ना वर्ल्ड डे पे, वो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था किसके पर्सपेक्टिव में, कल्चरल डाइवर्सिटी के पर्पस में, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पे जो डायलॉग होते थे किस चीज़ में, डेवलपमेंट में, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होने लग गए थे। The 17 Sustainable Development Goals can best be achieved by drawing upon the creative potential of world's diverse cultures and engaging in continuous dialogue to ensure that all members of society benefit from sustainable development। और बच्चों यहाँ पे ना 17 हमें गोल बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, किस तरीके से अपने गोल को हम पूरा कर सकते हैं, और भाई किस तरीके से हर एक व्यक्ति को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मदद मिलती जाएगी, जिससे कि हमारा कल्चर सिक्योर रहे और भाई बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ता ही रहे। आगे देखते हैं बच्चों, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस। अब भाई जो गैप है किसमें, कल्चर में, तो भाई वो हमें ना नेसेसरी करती है कि भाई वो जो गैप है उसको भाई कम करो, ब्रिजिंग करो, ठीक है, जोड़ो उसको। एक ब्रिज होता है क्या करता है, दो रोड को जोड़ता है। तो अलग अलग कल्चर, ये कल्चर और ये कल्चर, इनको भाई एक ब्रिज जोड़ता है जो कि ये ब्रिज है। तो भाई इसको भाई ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर इज बहुत अर्जेंट है भाई, कि इनके अंदर जो गैप है उसको खत्म करना है कल्चर के बीच में। अब भाई कि उससे क्या होगा, पीस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी और डेवलपमेंट भी मिलेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब भाई जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, वो भाई एक ड्राइविंग फोर्स है डेवलपमेंट के लिए। मतलब आपका पता है, अगर आप पैदल चलते हो तो यार आपको जाने में टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहीं अगर आप कार से जाते हो तो आप ड्राइवर हो तो भाई बिल्कुल तेज जाओगे आप। तो भाई एक तरीके से ना ये कार है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी डेवलपमेंट के लिए, कि भाई अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो कल्चर जो होता है ना उसको भाई हमें देखना है कि भाई अलग अलग कल्चर वाले एक साथ रहें। Not only with respect to economic growth, but also as a means of leading a more fulfilling intellectual, emotional, moral, spiritual life। कहने का मतलब है कि भाई हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है हमारा, लेकिन इससे भाई क्या होगा कि हमारी जो बुद्धि है वो भी बढ़ती है, इमोशनल जो नेचर होता है वो भी हमारा अच्छा होता है, हमारा मोरल भी अच्छा होता है, और जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और कैसे होती है, मान लो आपका एक कल्चर है, आप उस कल्चर के बजाय दूसरे कल्चर के बारे में भी सीखते हो, तो भाई आपकी जो दिमाग है वो बढ़ेगा, तो इंटेलेक्चुअल आपका बढ़ा, और भाई इमोशनलिटी आपके अंदर आएगी कि यार कुछ चीज़ें जो मेरे कल्चर में थी वो इनके कल्चर में भी है, तो यार एक तरीके से हम भाई भाई हो गए।
और मोरल भी आपका अच्छा होगा। और आप सोचोगे यार स्पिरिचुअल में भी कि यार हम सब तो एक जैसे ही हैं। तो भाई इन चीज़ों में भी ये काम करता है क्या? कल्चरल डाइवर्सिटी। दिस इज कैप्चर्ड इन द कल्चर कन्वेंशंस which provide a solid basis for promotion of cultural diversity. Cultural diversity is thus an asset that is indispensable for poverty reduction to the achievement of sustainable development. अब भाई कल्चर डाइवर्सिटी क्या क्या करता है भाई? एक तरीके से भाई वो पॉवर्टी को भी खत्म करता है, क्योंकि भाई डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ जब मिलते हैं तो एक दूसरे की मदद करने की सोचते हैं। तो जो गरीबी होगी ना, वो भाई एक तरीके से उसको कम करना शुरू कर देंगे कि भाई ये बंदा गरीब है तो इसकी हम हेल्प करते हैं। तो जो हमारी पॉवर्टी है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। आगे देखते हैं बच्चों। एट द सेम टाइम acceptance and recognition of cultural diversity, in particular through innovative use of media and information and communication technologies, are conducive to dialogue among civilization and cultures, respect and mutual understanding। और कहा भाई कि उस सेम टाइम पे अगर हम किसी भी कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे भाई, तो भाई उससे क्या होगा? जो भाई मीडिया है उसको इन्फॉर्मेशन फैलेगी, ठीक है भाई, जिससे जो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दो कल्चरल में, वो बढ़ेगी और उनके लिए रिस्पेक्ट ना बढ़ते जाएगा। अगला है बच्चों, इन 2001 यूनेस्को अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी। भाई यूनेस्को ने कब? 2001 में भाई कल्चरल डाइवर्सिटी को क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट, इन दिसंबर 2002 द यूएन जनरल असेंबली इन इट्स रिजोल्यूशन 57/249 डिक्लेयर May 21 to be World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development। अब भाई क्या किया गया? 2002 में दिसंबर में यूएन असेंबली में कहा गया कि भाई 21 मतलब 21 मई को वर्ल्ड डे मनाया जाएगा। किस चीज़ के लिए? कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। एंड इन 2015 द सेकेंड कमेटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली unanimously adopted the resolution on culture and sustainable development। और भाई आगे जब हम आगे बढ़े 2015 में, तो सेकंड कमेटी बनी यूएन असेंबली की। तो उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने भी कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लिया। अफर्मिंग कल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू द 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्नॉलेजिंग फर्दर द नेचुरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट कल्चर एंड सिविलाइजेशंस कैन कंट्रीब्यूट टू योर क्रूशियल इनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और कहा गया कि भाई अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग कल्चर्स को, उनके सिविलाइजेशन को, तो वो भी भाई कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी एक क्रूशियल मेंबर हो जाते हैं। द डे प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। और भाई अब ऐसा दिन आ चुका है कि भाई ये हमारे पास ना एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम किसी भी कल्चर के बारे में अंदर तक सोचे कि भाई क्या है इसका मतलब, इसकी वैल्यू क्या कहती है इनके कल्चर की। एंड टू अचीव गोल्स ऑफ यूनेस्को कन्वेंशन on the protection and promotion of the diversity and cultural expression adopted on 20 अक्टूबर 2005। तो बच्चों ये हमारे पैराग्राफ में बोला गया है। समझने को काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं थी, क्योंकि यार ये पैराग्राफ काफ़ी ही ज़्यादा अलग अलग तरीके का आ रहा था। लेकिन आपका जो पैराग्राफ आने वाला है बच्चों, जो भी पैसेज आपका आएगा, वो आएगा या तो वाटर कंजर्वेशन पे, या आएगा पॉपुलेशन पे, या फिर आएगा पोल्यूशन पे। ये पॉपुलेशन पे आएगा, या फिर आएगा आपका पोल्यूशन पे, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन है, मैंने आपको बोल दिया। एक तरीके से ये आपके ना ग्लोबल वार्मिंग पे भी आ सकता है एक तरीके से, आप देखो। यानी सोशल इशू जो होते हैं, नेचर के इशू होते हैं, उन पे आपका पैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। भाई ऊपर के पैसेज देखने के बाद हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलो बच्चों पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज। भाई अबव पैसेज में आपने जो रीड किया और भाई आपके अंडरस्टैंडिंग, आपने क्या समझा, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे लिस्ट 2 पॉइंट्स टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ यूनेस्को। हमें 2 पॉइंट बताना है जो भाई यूनेस्को के पर्पस को डिस्क्राइब करता है। लीडिंग द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों, लिखेंगे। तो भाई उसने क्या किया भाई? यूनेस्को का मतलब था कि भाई जो कल्चर है, कल्चर अलग अलग कल्चर से, भाई उनके रिचनेस को हमें देखना है
कि भाई उसमें क्या बोला गया है, हमें उनसे सीखना है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि भाई अगर हम एक कल्चर के बारे में सीखते हैं और हमारा दूसरा कल्चर भी है, अगर हम उसके बारे में सीखेंगे तो भाई हमारा जो बुद्धि है ना, हमारी जो दिमाग है, इंटेलेक्चुअल पावर है, वो भाई बढ़ेगा और भाई हम ना इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे सबसे। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब 2 पॉइंट बताता हूँ क्या क्या लिखेंगे कि टू हाईलाइट द रिचनेस ऑफ वर्ल्ड कल्चर। भाई वर्ल्ड कल्चर जो है उसके रिचनेस को हम हाईलाइट करते हैं। टू emphasize द एसेंशियल रोल ऑफ इंटरकल्चरल डायलॉग एंड अचीविंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भाई क्या कि एम्फोसाइज करता है क्या कि भाई जो कल्चर है वो इंटरकनेक्टेड है हम सब से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि भाई हमें पीस मिलेगी यार, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं कल्चर के बारे में वो लड़ाइयाँ नहीं होगी और ये हेल्प करेगी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन फॉर्म पैरा 2। अब भाई हमें बताना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है जो हमारा पैराग्राफ 2 में बोला गया है। द रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी हैज प्रूव्ड दैट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहिजन, एजुकेशनल रिसोर्सेज और पर्सनल वेलबींग। हमें इसका मतलब बताना है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं पॉइंट्स इसमें ABCD दे रखे हैं। देखिए पहला क्या बोला गया है पॉइंट में, अ रियल वर्थ ऑफ कल्चरल सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहिजन ड्यूरिंग पेंडेमिक्स। नहीं बच्चों, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। द रियल वर्थ ऑफ क्रिएटिव सेक्टर एट अंडरमाइनिंग द सोशल कोहिजन ड्यूरिंग इंटरनेशनल इमरजेंसी। नहीं बच्चों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चनिंग द रियल वर्थ ऑफ क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग एजुकेशन रिसोर्स ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल इमरजेंसी। नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। कुछ पॉइंट बच्चों इसमें खा रहा है वो। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें बोली गई थी। लास्ट पॉइंट देखते हैं, शायद लास्ट ही आंसर हो हमारा। हाईलाइटिंग द रियल वर्थ ऑफ, देखो क्या बोला मैंने, कुछ चीज़ें खा रहा है तो भाई रियलाइज करना, हाईलाइट करना किसको, कि कल्चर और क्रिएटिव सेक्टर की जो भाई वर्थ है भाई वो बहुत ज़्यादा है। सेक्टर जनरेटिंग सोशल कोहिजन एंड एजुकेशनल रिसोर्स ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल इमरजेंसी। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द फ्रेज ब्रिजिंग द गैप इन पैराग्राफ 4, इसका मतलब क्या है ब्रिजिंग द गैप। तो मैंने आपको बताया कि 2 रोड है, मान लो ये एक रोड है और एक ये रोड है। भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए ना हम ब्रिज का प्रयोग करते हैं। यानी ये एक कल्चर है, मान लो ये कल्चर है और ये B कल्चर है, इनको भाई जोड़ता है क्या, एक ब्रिज। इसलिए हमने बोला कि ब्रिजिंग द गैप। तो बच्चों इसमें क्या होगा, वाइडनिंग डिफरेंसेस नहीं होगा, और सपोर्टिंग द ब्रिजिंग ये भी नहीं होगा, फिलिंग द स्पेस बिटवीन 2 कनेक्टेड थिंग्स नहीं होगा, कनेक्टिंग 2 डेस्परेट आइडियाज, 2 अलग अलग आइडियाज को कनेक्ट करना। अब बच्चों ये वाला पॉइंट भी सबको लगा होगा कि ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम अगर B पॉइंट देखें तो ज़्यादा ही फिट बैठता है, क्योंकि अलग अलग आइडियाज होते हैं, डेस्परेट आइडियाज होते हैं, उनको वो कनेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 4th क्वेश्चन है। इन सेट्स A बिलो आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ सिनोनिम्स। अब बच्चों हमें ना इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है सिनोनिम्स कौन कौन है एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, हम बताते हैं। सिनोनिम्स बच्चों जो वो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब जिसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। अब हम इसका आंसर देखते हैं। पहला है बच्चों रिचनेस एंड पावर्टी। बच्चों ये तो विलोम शब्द हो गया एक तरीके से, तो रिचनेस एंड पावर्टी बिल्कुल नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल, हाँ बच्चों ये होगा, क्योंकि दोनों का ही मतलब एक जैसा होता है कि दोनों ही होशियार हैं। रिडक्शन एंड प्रमोशन, ये बच्चों एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी नहीं होगा। एसेंशियल एंड इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एसेंशियल दोनों का ही मतलब हमारा अलग होता है, दोनों का ही मतलब उल्टा होता है। अर्जेंट एंड क्रूशियल, भाई अर्जेंट एंड क्रूशियल का मतलब भी एक ही होता है। इसका मतलब हमारा B और E पॉइंट दोनों ही सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर हम हमारा ऑप्शन B जिसमें B और E पॉइंट को सही बोला गया है तो ये हमारा हो जाएगा। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की सेंटेंस हमें बताना है कि द सेकेंड कमेटी ऑफ UN जनरल असेंबली इन 2015 अडॉप्टेड। तो भाई क्या अडॉप्ट किया, भाई रिजोल्यूशन ऑफ कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऊपर जैसे बोला गया था कि 2015 में इन्होंने अडॉप्ट किया, कब तक, उन्होंने बोला कि 2030 तक हम इसको अडॉप्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अर्जेंट एंड नेसेसरी, भाई अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, भाई ब्रिजिंग द गैप बिटवीन,
ठीक है। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर्स इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस। जैसा कि ऊपर ही हमने पढ़ा, उसके बाद हमने क्वेश्चन भी देखा इसके बेस पे, तो यह आंसर भी हमारा हो जाएगा। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, एग्जामिनिंग इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अचीव। अब बच्चों हमारे इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें बताना है कि भाई कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो लिखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ डाइवर्स कल्चर। कहने का तात्पर्य है कि जो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। कैसे भाई? कि भाई जो भाई अलग अलग कल्चर्स के पास क्षमताएं हैं उनको भाई यूज करके, अच्छी जगह यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर सकते हैं। एंड एंगेजिंग इन कंटिन्यूअस डायलॉग, दिस इंश्योर दैट एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भाई ये इंश्योर करता है कि हर एक व्यक्ति को, सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेनिफिट जरूर मिले। एज emphasized in the 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भाई कहाँ बोला गया है कि भाई 2030 में जो एजेंडा बना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसमें। अगला है बच्चों, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन फ्रॉम पैराग्राफ। कहा बच्चों कि इस जो पैराग्राफ है उसमें क्या टोन था, जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें क्या टोन था, किसका भाई? हमारे राइटर का। रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स, हमें 40 वर्ड्स में बताना है। ठीक है, क्या है भाई लाइन? कल्चरल डाइवर्सिटी इज एन एसेट। कि भाई जो कल्चर डाइवर्सिटी है ये हमारा समाज में, एक तरीके से बोलो तो सांस्कृतिक विविधता हमारी एक संपत्ति है। कैसे, हमें ये बताना है। तो लिखेंगे द टोन ऑफ द राइटर इन कल्चरल डाइवर्सिटी इज एन एसेट इज पॉजिटिव इन असर्टिव। कि भाई एक पॉजिटिव चीज को दिखाता है। द राइटर कन्वेज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द वैल्यू ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एज एन एसेंशियल रिसोर्स ऑफ फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि भाई राइटर ने हमें बताया कि भाई जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमारे लिए है, सोशल के लिए है, इकोनॉमिक के लिए भी है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी है। तो भाई यहाँ से हमारे 8 के 8 क्वेश्चन बच्चों खत्म हो जाते हैं पैराग्राफ 1 के। आपको हमेशा एक बात ध्यान देनी है बच्चों कि पैराग्राफ से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप पैराग्राफ से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपको आंसर ढूंढने में काफी आसानी हो जाती है। चलो बच्चों अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। इसमें बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो चलो शुरू करते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes the revision and revamping of all aspects of education। भाई हमारे देश में ना एक पॉलिसी आई, जिसके लिए एजुकेशन पॉलिसी आई जो कि पूरे ही भारत में फैली, जिसका पर्पस था कि भाई जो चीज़ें एजुकेशन में हो रही है भाई उसको भाई चेंज करो, क्योंकि बच्चे हमारे आगे बढ़ नहीं रहे, इसको हमें किसी ना किसी तरीके से चेंज करना होगा और बच्चों के हितों के लिए बनाना पड़ेगा। इंक्लूडिंग द एजुकेशनल स्ट्रक्चर, रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस। अब भाई इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे कि भाई जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स हैं कि भाई बिल्डिंग्स कैसे हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, रेगुलेशंस कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करता है। टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम विच इज अलाइन विद द एस्पायरेशनल गोल ऑफ 21st सेंचुरी स्टूडेंट। और भाई ये चीज़ क्यों हुआ? क्योंकि भाई एक हम भाई 21st सेंचुरी में जो चीज़ होने वाली है उसके अच्छे के लिए, जो हमारे अभी जो 21st सेंचुरी चल रहा है यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो सही से पढ़ नहीं पा रहे थे, तो भाई इसके लिए न्यू पॉलिसी आई कि किस तरीके से हमें अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ाना है, और इन्होंने एक NEP 2020 स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, भाई इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल वी हैव एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। अब भाई इसके अकॉर्डिंग, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कहा गया कि भाई 50% बच्चे ऐसे होंगे जो कि भाई स्किल सीख चुके होंगे 2025 तक, मतलब इन 5 सालों में NEP जो हमने लाया इसमें बच्चे भाई बहुत ज़्यादा ना स्किल पे ध्यान देंगे रेदर देन जो रट्टेबाजी करते हैं उन पे। फॉर विच अ क्लियर एक्शन प्लान विद टारगेट्स एंड टाइमलाइंस आर टू बी डेवलप्ड। भाई और ये भाई एक हमारा ना क्लियर विजन था कि भाई ये जो हम प्लान बना रहे हैं ये एक टारगेट करता है कि चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों।
The policy aims to overcome the social status hierarchy associated with skill education, integration of skill education into mainstream education in all educational institutions in phased manner. Beginning with skill exposure at early ages in middle and secondary schools, quality skill education will be integrated smoothly into school and higher education. अब बोला क्या बच्चों कि भाई इस पॉलिसी का जो एम था वो क्या था भाई, सोशल स्टेटस के जो हायरार्की था उसको एक साथ करना था कि भाई अब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, रट्टा तो बाज कर रहे हैं, लेकिन भाई वो एजुकेशन अगर सीखेंगे ना तो उसमें स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, ये स्किल कब से सीखना स्टार्ट हो जाता है बच्चों को? ऐसा नहीं है कि भाई पहली क्लास से बच्चे स्किल सीखना स्टार्ट कर दिए। इनका स्किल सीखना स्टार्ट होता है कब? अर्ली एजेस इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल, मतलब इस टाइम पे मिडिल और सेकेंडरी स्कूल के टाइम पे ये सीखते हैं स्किल को अपने अंदर लाना, कि स्किल हम कैसे करेंगे। भाई ये हमें प्रोवाइड करता है किस तरीके से हमारा एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन में बदल गया। अगला देखते हैं बच्चों, एवरी चाइल्ड विल लर्न एटलीस्ट वन स्किल एंड इज एक्सपोर्ट टू सेवरल मोर। भाई हर बच्चे को एक स्किल जरूर सीखना होगा, और भाई जिसमें हमारे काफ़ी स्किल है लेकिन हमें एक स्किल बच्चों को सिखाना जरूरी है। दिस वुड लेड टू एम्फसाइजिंग द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशंस इन्वॉल्विंग इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्टशिप। अब भाई ये क्या करता है, यहाँ पे हमें बताता है कि भाई लेबर की डिग्निटी है ना वो कैसी है, और भाई इंपॉर्टेंस बताता है कि हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छी है। अगला है, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल कैपेसिटीज विल गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक और अदर कैपेसिटीज। ठीक है बच्चों, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, भाई ये ऑब्जेक्टिव जो हमने गोल करा इसको हम कैसे मतलब हासिल कर सकते हैं? लिखेंगे, सेकेंडरी स्कूल्स विल हैव टू कोलैबोरेट विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच इज़ ITIs। मतलब जो भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब मान लो एक तरीके से 8 to 12th क्लास के बच्चे, उनको भाई ट्रेनिंग मिलती है किन के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है? जो ITIs करते हैं बच्चों, क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ के बच्चों से, जिसमें पॉलीटेक्निक्स होते हैं, लोकल इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। स्किल लैब्स विल ऑल्सो बी सेट अप एंड क्रिएटेड इन द स्कूल in a hub and spoke model, which will allow other schools to use the facility. Higher education institution will offer skill education either on their own or in partnership with industry and institution. ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा चारों पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अगर आप देखो कि भाई किस तरीके से जो एजुकेशन है, द ग्लोबल सिनेरियो ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट इन स्किल एजुकेशन सेक्टर, इंडिया कितना नीचे है। अगर हम देखें भाई इंडिया कितना नीचे है। ठीक है बच्चों, एक सेकंड बच्चों टाइम देना मेरे को। हाँ देखो बच्चों, इंडिया के पास सिर्फ 5% ही है। भाई इजिप्ट हमारे से बहुत छोटा देश है, वहाँ देखो 30%। डेनमार्क देखो भाई 52% है, USA में 75, और साउथ कोरिया में देखोगे भाई जो स्किल एजुकेशन पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो भाई जाके अगर आपको यहाँ लगे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो भाई साउथ कोरिया चले जाओ, अब एक ना एक मर्द बन के आ जाओगे खतरनाक वाले। ठीक है बच्चों, अगला अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है बच्चों, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट लिस्ट 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020। भाई हमने जो रीडिंग किया, जो 4 पैराग्राफ हमने पढ़े, कितने बच्चों, जो 4 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए, उसके बेस पे हमें बताना है 2 पॉइंट कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है NEP का। तो लिखेंगे कि द इंटीग्रेशन ऑफ स्किल एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है कि स्किल सिखाना, वो भाई मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम बन चुका है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इंश्योरिंग दैट बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स हैव एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। अब भाई ये इंश्योर किया जाएगा कि 2025 तक हर एक बच्चा स्किल एजुकेशन को जरूर सीखे। कब थ्रू हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। Fill in the blank with appropriate option from those given in the brackets based on the understanding of paragraph 4। अब भाई पैराग्राफ 4 के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें ये स्टेटमेंट को पूरा करना है। तो लिखेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल कैपेसिटीज विल गो हैंड इन हैंड विद डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक और अदर कैपेसिटीज। कहा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल कैपेसिटीज जो है भाई वो हैंड इन हैंड फैलती जाएगी। ठीक है, कैसे भाई, जब एकेडमिक होगा वो जैसे बढ़ेगा हमारा। इज एन बच्चों, इज एन, यहाँ पे एन आएगा पहले, तो इज एन ओपिनियन बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका अगर आंसर भी लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी बाय 2015 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। ये इसका रीजन भी हो जाता है बच्चों। अगला देखते हैं क्या है, कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। मतलब उनको एक भाई स्किल एजुकेशन का पता चल जाएगा 2025 तक, कितने बच्चों को, एटलीस्ट 50% बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखेंगे क्या है, मैक्सिमम 50% शैल हैव एक्सपोजर, मैक्सिमम नहीं बच्चों, कम से कम बोला गया है। ठीक है, मिनिमम 50% लर्नर्स शैल हैव एक्सपोजर टू टेक्निकल नहीं भाई, स्किल एजुकेशन के बारे में बोला गया है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा कि मिनिमम 50% लर्नर्स हैव एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली। भाई जो हमने सीखा है ऊपर, जो हमने पैसेज पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट को पूरा करना है कि द बेनिफिट ऑफ द हब एंड स्पोक मॉडल विल बी दैट इट विल अलाउ अदर स्कूल टू यूज द स्किल लैब्स। भाई ये क्या अलाउ करता है कि भाई अलग दूसरे स्टूडेंट हमारे लैब को यूज कर सकते हैं जो स्कूल्स में आपके सेटअप है। प्रमोटिंग एक्सेस क्वालिटी स्किल एजुकेशन अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जो भाई प्रमोट क्या करता है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करता है कि भाई अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, भाई वहाँ पे भी आके बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल को तैयार कर सकते हैं। जैसे ITIs के बारे में बच्चों ऊपर बोला गया था, जो ITIs के बारे में कि वहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, वो जाके ITI वाले लोगों के चीज़ें देख सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। अगला है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद अ वर्ड फ्रॉम पैसेज 3। तो भाई रेसिज्म का हो जाता है कंडेम, और भाई यहाँ पे आएगा डिग्निटी ऑफ लेबर। जो भाई रिस्पेक्ट किसको चाहिए होता है, भाई हम रिस्पेक्ट करेंगे किसके, लेबर को, डिग्निटी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा डिग्निटी ऑफ लेबर। अगला देखते हैं क्या है, एज पर द ग्लोबल सिनेरियो विच कंट्री हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन स्किल एजुकेशन एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन। भाई ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्किल एजुकेशन कहाँ पे है और क्या रीजन हो सकता है। तो बच्चों जैसा कि हमने साउथ कोरिया में देखा था वहाँ पे होगा, तो दिखेंगे द कंट्री विद द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन स्किल एजुकेशन इज, जर्मनी नहीं है बच्चों, ये साउथ कोरिया है। ठीक है, लिखेंगे द पॉसिबल रीजन इज दैट जर्मनी या साउथ कोरिया करो बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जर्मनी बच्चों ये हमारा ना अभी का दिखा रहा है, अभी के हिसाब से जो जर्मनी है उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो नंबर 1 पे चल रहा है। लेकिन जो हमारे पैराग्राफ में बोला गया, पैसेज में बोला गया, उसके अकॉर्डिंग हम साउथ कोरिया को कह रहे हैं। तो लिखेंगे साउथ कोरिया हैज अ स्ट्रॉन्ग वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स स्किल ट्रेनिंग विद एकेडमिक एजुकेशन, ऑफरिंग स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू गेन प्रैक्टिकल स्किल्स अर्ली ऑन देयर कैरियर्स। बोला गया कि भाई वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो ज़्यादातर ना स्किल ट्रेनिंग पे ध्यान देता है, और भाई जो स्टूडेंट्स को ना अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई तुम ना प्रैक्टिकल स्किल्स को ज़्यादा सीखो, अपने भाई जो पढ़ने का है ना उसको ना रट्टा मारना बंद करो। इन कोलेबरेशन विद इंडस्ट्रीज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जहाँ वो भाई कोलेबरेट करते हैं किससे, इंडस्ट्रीज से और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस एज पर NEP 2020 स्किल एक्सपोजर विल बी बिगिन एट मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि हमने बच्चों यहाँ पढ़ा था, कब से स्टार्ट होगा या मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको याद नहीं होगा मुझे मालूम है। यहाँ पे बच्चों हमने देखा था कि अर्ली एजेस इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ है हमारा। हाँ, पहला ही ऑप्शन है मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जस्टिफाई द स्टेटमेंट द NEP विल क्रिएट एन अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड आर्टिसनशिप। कहा गया है बच्चों कि जो NEP है वो भाई अवेयरनेस क्रिएट करेगा हमारे इंडियन जो समाज है उसमें। तो लिखेंगे आंसर, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 emphasizes the importance of skills education and highlights the need to teach every child at least one skill। भाई ये क्या दिखाता है कि भाई हर बच्चे को एक स्किल सीखने की जरूरत है, by focusing on skills including those related to Indian arts and artisanship। अब भाई इसके अंदर जरूरी नहीं है कि स्किल भाई बहुत अच्छा सीखेगा, वो आर्ट्स का भी सीख सकता है, आर्टिसनशिप का भी सीख सकता है।
द पॉलिसी एम्स टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड रिस्पेक्ट फॉर वेरियस वोकेशन। अब भाई इसमें क्या करता है, वो लेबर के रिस्पेक्ट में काम करता है। दिस एक्सपोजर विल क्रिएट अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन फॉर ट्रेडिशनल इंडियन crafts and help preserve these culture skills while also enhancing their value in contemporary society. Through this integration, students will not only gain practical skills but also develop a deep understanding of Indian rich artistic heritage. भाई इससे क्या होगा कि जो बच्चे अगर स्किल सीखेंगे ना तो हमारे भारत के बारे में ना काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ से बच्चों हमारा रीडिंग खत्म हो जाता है। यहाँ से हमने 20 मार्क्स कंप्लीट कर लिए अपने। अब हम देखते हैं सेक्शन सी जो कि हमारा ग्रामर एंड राइटिंग पोर्शन होने वाला है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग। भाई तो हमें ना 12 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन को हमें करना है। तो लिखेंगे बच्चों फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म से हमें ना भाई फिल इन द ब्लैंक करना है। तो शुरू करते हैं। डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी। भाई आपके क्वेरी के रिस्पॉन्स में the document dash our country's sustainability initiative has been attached for your consideration। अब बच्चों यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारे एक हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी ये सिंगुलर है। ठीक है बच्चों, और ये हमारे ना प्रेजेंट की बात कर रहा है कि हैज़ बीन अटैच्ड। ठीक है, अगर जब भी ये प्रेजेंट की बात करे और ये सिंगुलर नाउन हो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, तो भाई यहाँ पे ना एक्सप्लेन की जगह ना एक्सप्लेन्स आ जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स होता तो यहाँ पे एक्सप्लेन ही आता। तो बच्चों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्सप्लेन्स। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द एरर। द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वॉज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्टिवेट माई टेस्ट बर्ड्स। भाई ये बोला गया है, तो भाई इंटरेस्टिंगली इनफ इज नॉट अ वर्ड। भाई ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इनफ होता है वर्ड। तो लिखेंगे द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश, मतलब भाई इतना मस्त, इतना यूनिक फ्लेवर्ड डिश है जो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई हमारे जो टेस्ट बड है ना वो उसको मजा आ गया। तो भाई यहाँ पे आएगा इंटरेस्टिंग इनफ। अब भाई यहाँ पे क्या आएगा भाई एरर में ये, और भाई इसमें अगर हम करेक्शन में लिखेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे तो क्या होगा कि द फ्रेज interesting enough is not used appropriately here. The correct expression is interesting enough as it indicates the degree of interest or appeal to the dish। और भाई यहाँ पे क्या दिखाता है कि भाई इंडिकेट करता है कि इसको इंटरेस्ट को। अब आगे देखते हैं क्या है। राशि एंड राहुल हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क। रिपोर्ट राशि। बच्चों हमें राशि के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, सबको रिपोर्ट नहीं करना है। तो राशि क्या कहती है, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। भाई वॉलेंट्री करते वक्त आपने क्या चैलेंजेस फेस किए। रतुल कहता है द मेन चैलेंज इज डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज बट इट ऑल्सो ग्रेट लर्निंग। तो भाई यहाँ पे राशि ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, जब राशि क्वेश्चन पूछेगी तो आपको पता है कि यहाँ पे आएगा राशि आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पे आस्क्ड आ जाएगा। और क्या भाई किससे पूछा है, रतुल। तो यहाँ लिखेंगे राशि आस्क्ड रतुल। अब क्या भाई यहाँ पे रतुल लिख दिया। अब इसके बाद जो रतुल को या राशि को हमें अगर इंडिकेट करना होगा तो अगर राशि को करेंगे तो वो शी से करेंगे और रतुल को करेंगे तो ही से करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे बच्चों आंसर में कि राशि आस्क्ड राहुल व्हाट चैलेंजेस ही हैड फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कर देंगे। आपको भाई ये चीजें चल गई होगी पता। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है बच्चों रीड द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट। लाइब्रेरियन कहते हैं वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। लाइब्रेरियन कहती है कि भाई वेलकम बैक, तुम्हारा स्वागत है, दोबारा स्वागत है, तुम्हें देख के अच्छा लगा यंग मैन। स्टूडेंट कहते हैं थैंक्स, आई वॉज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। भाई जो असाइनमेंट सर मैम इतनी ज़्यादा मिल गई ना हमें, यार हम ना ओवरलोड हो गए हैं, इस वजह से मैं इस हफ्ते लाइब्रेरी नहीं आ पाया। तो बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन अबव रिपोर्ट द डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। भाई हमें सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बताना है। तो लिखेंगे द लाइब्रेरियन ग्रीटेड द स्टूडेंट्स वार्मली। बच्चों इसका आंसर आपको खुद बताना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पॉज करके पढ़ो और इसका आंसर आपको खुद ही बताना है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज अटैच्ड and needs to be emailed to all participants before meeting। कहने का मतलब है बच्चों कि मीटिंग की जो एजेंडा थी
वो भाई मतलब होने वाली है, ठीक है, अटैच हो चुकी है, और भाई ये ईमेल हर बंदे को ईमेल कर दिया जाए। तो बच्चों यहाँ पे एक तरीके से ना हमें पता है मेल की बात हो रही है ना फीमेल की बात हो रही है, एक नेचुरल चीज़ के बारे में बात हो रही है जो कि मेल और फीमेल नहीं है, ह्यूमन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इट आएगा, ठीक है, यहाँ पे इट आ जाएगा, तो लिखेंगे एंड इट नीड्स टू बी ईमेल्ड। ओके बच्चों, अगला देखते हैं क्या है। एरर और करेक्शन का क्वेश्चन है कि वी ऑफर्स 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल अनओपन प्रोडक्ट्स परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट, यूज द गिवन फॉर्मेट ऑफ योर आंसर। भाई यहाँ पे वी ऑफर्स नहीं आएगा, वी ऑफर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ये वी है ना हमारा, ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल में कभी भी एस या ई एस नहीं लगता। यहाँ पे अगर आता ही ऑफर, तो यहाँ पे ही ऑफर्स आपका आ जाता, लेकिन ये प्लूरल नाउन होने की वजह से, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ ऑफर्स ना आके ऑफर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें मैं आपको बहुत समझाता हूँ इसीलिए कि भाई ये क्वेश्चन ना छोटे छोटे चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है एग्जाम में, क्योंकि यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है बच्चों। द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर। भाई जो हमारे कैंपेन का गोल है वो भाई फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है यंगर में। तो बच्चों यंगर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई यंगर मतलब इस सेंटेंस में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ये कंपेरेटिव टर्म को दिखाता है, तो यहाँ पे यूथ आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा बच्चों, यंगर की जगह यूथ आएगा। अब देखो यहाँ पे यूथ का ऑप्शन कहाँ पे है, तो बच्चों ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें बच्चों इसका, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि एक्सप्लेनेशन देखें तो यंगर इज इनकरेक्ट बिकॉज इट रेफर्स टू अ कंपेरेटिव टर्म। द करेक्ट वर्ड इज यूथ विच रेफर्स द यंग पीपल एज अ ग्रुप। भाई यंगर एक कंपेरेटिव टर्म है, और यूथ हमारे ना पूरा ही यंगर ग्रुप को दिखाता है, यंग पीपल के ग्रुप को दिखा देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी डैश एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। तो बच्चों यहाँ पे आएगा फीलिंग। स्टार्टअप हैड मी फीलिंग एक्साइटेड, क्योंकि भाई वो एक्साइट फील कर रही है। तो लिखेंगे बच्चों हैड मी फीलिंग इसलिए आएगा क्योंकि ये एक्सप्रेस क्या करता है, कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग एक्सपीरियंस को। ठीक है, यहाँ पे हैड मी फीलिंग आएगा क्योंकि ये क्या करता है भाई, कंटिन्यूअस फीलिंग को करता है। और जहां भी बच्चों कंटिन्यूअस फीलिंग आता है वहां पे वर्ब के साथ हमारा आईएनजी लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला जो कि 9th क्वेश्चन है, क्या कहता है। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड अ कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो भाई क्वेश्चन है हमारा कि वेंडर यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, कि भाई आज तुम ना अलग दिख रहे हो। किसको बोलता है, कस्टमर को। फिर कस्टमर कहता है यस आई जस्ट गोट अ न्यू हेयर कट, मैंने भाई नया हेयर कट कटवाया है। द वेंडर नोटिस दैट हिज कस्टमर्स अपीयरेंस हैड चेंज एंड आस्क्ड हिम अबाउट इट। देन द कस्टमर एडमिटेड दिस citing the fact that he had just got a new haircut। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस है हमारा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence to update the result of regional science fair। यहाँ है बच्चों, we have exciting news to share, our school dash first place in the regional science fair। अब भाई क्या है, हमारे स्कूल जो है वो भाई रीजनल साइंस फेयर में अवॉर्डेड हुआ है। तो बच्चों एक तरीके से ना ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, अगर आप देखो कि आर स्कूल वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर, तो पैसिव वॉइस में बच्चों हमारा क्या आता है, यहाँ पे वॉज अवॉर्डेड आ जाएगा। तो नीचे अगर हम देखें तो द करेक्ट टेंस इज पैसिव वॉइस वॉज अवॉर्डेड बिकॉज द स्कूल इज रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। अगला जो कि 11th क्वेश्चन है, क्या है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर एसेंस, मतलब जो मॉर्निंग ड्यू है, जो सुबह की ओस है, वो तुम्हारे खुशबू को भाई देखता है। द फ्लावर्स एंड ग्रास डैश योर कलर, भाई रिफ्लेक्ट योर कलर। ठीक है, यहाँ तो मेरे को भाई पढ़ते ही समझ में आ गया रिफ्लेक्ट। भाई आंसर रिफ्लेक्ट क्यों आया, इज द करेक्ट फॉर्म अग्री विद द फ्लावर्स एंड ग्रास इन द प्लूरल फॉर्म, क्योंकि फ्लावर और ग्रास क्या है बच्चों, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, शेल रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो रिफ्लेक्ट आएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 12th क्वेश्चन, क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद अंडर एज ड्रिंकिंग। भाई इसका हमें ठीक करना है।
तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका एम्ड, तो बच्चों एम्ड नहीं आएगा, पता यहाँ पे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा भाई, ये आप बताओगे कि भाई एम्ड इन इंक्रीज जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्ड इन इंक्रीज, तो यार एम्ड इन इंक्रीज कोई शब्द होगा कि इसके अंदर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो इन के जगह अगर हम टू लिख दें कि एम टू इंक्रीज अवेयरनेस, कि भाई अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एम करता है, तो सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इन की जगह हमारा क्या आएगा, टू। ठीक है, अगर हम देखें द करेक्ट प्रीपोजिशन इज टू आफ्टर एम्ड एज द फ्रेज इज एम्ड टू इंक्रीज। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जो कि आपका राइटिंग है। राइटिंग का देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन बोला गया है कि There are daily reports in the newspaper of fatal accident due to the reckless driving and road rage। कहा गया है बच्चों कि रोज हम एक रिपोर्ट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किस तरीके से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस वजह से, कि भाई जो ड्राइविंग है ना वो रेकलेस हुआ जा रहा है, अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहे हैं, रोड रेज कर रहे हैं, एक दूसरे को भाई रेस लगाते हैं। तो राइट अ लेटर टू कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, भाई हमें एक लेटर लिखना है कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस को 120 वर्ड्स में, और उनको सजेस्ट करना है नीड टू टेक स्ट्रिक्टर एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, कि भाई इनके जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि भाई आज कोई और लोग मतलब गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, क्या पता कल हमारा भी नंबर आ जाए। तो भाई इस चीज़ को हमें देखना है। रिकमेंड द यूज ऑफ सोशल मीडिया टू लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन्स, और भाई जरूर इसमें आप हमें रिकमेंड क्या करना है, सोशल मीडिया का भी यूज करना है। अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, यू आर शांतनु या सविता, अगर लड़के हो तो शांतनु, लड़की हो तो सविता। लिविंग एट, आपको देखो आपका एड्रेस भी दे दिया है, तो सबसे पहले बच्चों अपना एड्रेस लिखोगे कि B108 कृषि अपार्टमेंट। ठीक है, कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली में पड़ता है, और आपका एग्जाम कब है बच्चों, 15 फरवरी। ये दिन डाल देना, ये 3 डाल दोगे। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है कमिश्नर के बारे में कि कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया, यहाँ पे आप पिन कोड भी लिख दोगे तो और अच्छा होगा, ये 85 वाला पिन कोड भी लिख देना। सब्जेक्ट में आपको लिखना है सजेशन फॉर स्ट्रिक्टर एक्शन अगेंस्ट रेकलेस ड्राइविंग एंड रोड रेज। ठीक है बच्चों, अगर इतना ही आप लिख देते हो ना तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, 2 नहीं तो 1.5 मार्क्स आपको पक्के मिल जाएंगे। आपको आता भी नहीं होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब लिखेंगे कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस द माई कंसर्न रिगार्डिंग द इंक्रीज नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट ड्यू टू द रेकलेस ड्राइविंग एंड रोड रेज इन आर सिटी। कहा गया है बच्चों कि मैं ये जो लिख रहा हूँ लेटर, ये इसमें मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि भाई जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है ना हमारे इधर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो ड्राइवर्स है ना वो यार ड्राइविंग सही से कर नहीं रहे, जिससे क्या हो रहा है हमारी सिटी में बहुत सारे जो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट्स हैं, वो सारे होते रहते हैं। एवरी डे वी हियर रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर अबाउट लाइव्स लॉस्ट एंड पीपल इंजर्ड ड्यू टू इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग ऑन रोड्स। और भाई रोज हम एक रिपोर्ट देखते हैं न्यूज़पेपर में कि किस तरीके से किसी आदमी ने भाई अपनी लाइफ खो दी, या फिर वो हैवीली इंजर्ड हो चुका है। भाई किससे, क्योंकि भाई ड्राइविंग जो ड्राइवर होते हैं उनको ठोक के चले जाता है। इट इज़ हाई टाइम दैट स्ट्रिक्टर एक्शन सच एज इम्पोजिंग बिहेवियर फाइन्स एंड स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर ऑफेंडर्स। भाई ये अब पानी ना सर के ऊपर जा चुका है, ये टाइम ऐसा है ना कि भाई एक्शन आपको लेना होगा, और एक्शन भी छोटा मोटा नहीं, हाई पेनल्टी, कि भाई एक्सीडेंट होने के बाद आपको 1 लाख रुपए देना होगा या आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। कि भाई बंदा एक्सीडेंट करने से पहले, तेज चलाने से पहले 2 बार सोचे। बी इम्प्लीमेंटेड टू डिस्करेज हिज डेंजरस बिहेवियर, क्यों भाई, जिससे क्या होगा जो बिहेवियर इतने खराब तरीके से हो रहा है, ये जो उनको हिम्मत मिल रही थी वो हिम्मत मिलना बंद हो जाएगी। एडिशनली आई रिकमेंड यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन्स हाईलाइटिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। और मैं रिकमेंड करता हूँ सोशल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया के, कि कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाए कि भाई बताए कि इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग होता है वो कितना खराब होता है। अ कैंपेन दैट एजुकेट पीपल अबाउट रिस्क इन्वॉल्व could have a significant impact in reducing such incidents. I hope you will consider this suggestion for safety and well-being of all citizens. अब बोला कि भाई मैं होप करता हूँ कि भाई इस सजेशन को आप जरूर लोगे, कि भाई ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हर बंदे की सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ। यो सिंसियरली, लड़के हो तो शांतनु लिखना हो, लड़की हो तो सविता। इस तरीके से बच्चों हम इस लेटर को लिखेंगे, और इस लेटर को पोस्ट करके एक और बार पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि ये लेटर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एक बार पढ़ लेना, क्या पता सेम टू सेम आपके क्वेश्चन उठ के आ जाए। इसका और पार्ट देखते हैं बच्चों हम, और पार्ट में क्या बोला गया है। यू आर राजू कुमार ऑफ रांची,
झारखंड। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स एड्रेसिंग द सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी। कहा गया बच्चों कि आप राजू कुमार हो रांची के, जो कि झारखंड में है। हमें 120 वर्ड में ना एक लिखना है लेटर, जिसमें हम किसको भाई बोलेंगे, म्युनिसिपल अथॉरिटी को। क्या बताना है, डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज, जहां हमें ओवरग्रोन ट्रीज श्रब्स के बारे में बताना है। और भाई बताना है कि भाई अगर ये बड़े होते रहेंगे ना तो एक्सीडेंट हमारे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आंधी तूफान आएगा, अगर बाई चांस किसी के घर पे गिर जाता है तो उनको दिक्कत हो जाएगी। अब उसके बाद लिखना है बच्चों, यहाँ पे ना एड्रेस बोला गया है, राजू कुमार लिखना है, उसके बाद रांची झारखंड लिखना है। छोटा मोटा एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो आप, ईमेल एड्रेस ना भी डालो चलेगा। डेट में आप डाल देना बच्चों, आज की डेट डाल देना जो कि 15 फरवरी है। अब जिसको लिखना है ये 2 मंथ डालना बच्चों, नहीं डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालोगे तो भी दिक्कत नहीं है। सीधा डालना द सेक्रेटरी सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी, फिर उनका एड्रेस डालना, झांसी झारखंड डालना और एक पिन कोड भी डाल देना। अब डियर सर मैडम लिखना है, आपको लिखना है आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रीन ट्रीज एंड श्रब्स इन आवर नेबरहुड। कहा गया है बच्चों कि मैं आपका अटेंशन यहाँ लाना चाहता हूँ कि हमारे जो नेबरहुड, जो हमारी पड़ोसी जगह है, वहाँ पे भाई काफ़ी तेज़ी से जो ट्रीज हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, उनके ना जो टहनियाँ हैं इधर उधर निकलती जा रही है रोडों पे। तो भाई उसके लिए भाई मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। द एक्सेसिव फॉइलेज इज नॉट ओनली ऑब्स्ट्रक्टिंग साइडवॉक्स एंड रोड visibility but also poses a risk during storms as weak branches may fall and cause injuries or damage। और बोला कि भाई जो एक्सेसिव जो चीज़ें स्टेम्स है वो भाई बढ़ते जा रहे हैं इतनी तेजी से कि भाई जो साइड में चलने वाले बंदे हैं ना, उनको भी भाई आगे की चीज़ दिखती नहीं है कि भाई आगे क्या हो सकती है। वो चलते रहते हैं, जब वो टहनी को हटाते हैं तब दिखता है उन्हें कि आगे क्या है। भाई इससे क्या होगा कि भाई जब कभी भी आंधी आती है ना तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा सर। तो भाई विक बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा कि जाहिर सी बात है, अगर पेड़ है तो उसके बगल में रोड होगा या तो घर होगा। तो भाई जो वीक ब्रांचेस है वो भाई क्या होंगे, घरों पे गिर जाएंगे, तो घरों पे दिक्कत होगी, या फिर रोड पे गिर जाएंगे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई इन चीज़ों पे आप ध्यान दो। आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी डेलीगेट पर्सनल फॉर रेगुलर प्रूनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस ट्रीज एंड श्रब्स। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ म्युनिसिपल अथॉरिटी को कि यार आप ना हर हफ्ते हर महीने एक बार आके इसको काट दिया करो, जो सही पार्ट नहीं है, जो जरूरी पार्ट नहीं है इन ट्रीज के और शर्ब्स के, उनको आप काट दिया करो। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच विल इनहेंस द सेफ्टी एंड एस्थेटिक ऑफ आवर कम्युनिटी। और भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी कम्युनिटी को और सेफ बनाएगा और एस्थेटिक बना देगा, मेकिंग इट मोर प्लेजेंट फॉर ऑल रेजिडेंट। और ये बहुत अच्छा हम सबके लिए कर देगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट। आपके रिस्पॉन्स का मैं इंतजार करता रहूँगा। जो आपका बहुत बड़ा मतलब थैंक यू मैं आपको कहता हूँ कि आपने इस मैटर पे ध्यान दिया। सिंसियरली, अब इसमें राजू कुमार ही दे रखा तो राजू कुमार ही लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों प्रीमियम नॉइज कैंसिलेशन हेडसेट, और दूसरा इसका पार्ट है हमारा क्या है, रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ वेलनेस सेंटर। ये तो बच्चों हम देखेंगे, मैं आपको एक ही पार्ट बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लेंदी बन चुकी है। तो लिटरेचर पार्ट बच्चों अगली वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो लिखा हुआ है रीड द प्रोडक्ट डिटेल ऑन लेवल फॉर नॉइज कैंसिलेशन हेडसेट। तो बच्चों बोला गया है कि हमें ना एक प्रीमियम नॉइज कैंसिलेशन हेडसेट बेचना है, तो भाई उसकी डिटेल दे रखी है, तो वो हमें बताना है। तो क्या क्या बोला गया है इसमें, इसके संकेत बिंदु क्या क्या है कि एडवांस नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी ऑडियो विद डीप बेस एंड क्लियर ट्रेवल। कहा गया है बच्चों कि जो नॉइज कैंसिलेशन है ना भाई, इसमें बहुत हाई एडवांस है, और भाई जो बेस है वो काफ़ी बढ़िया है। भाई किसी भी जो है मतलब हेडफोन होगा उसको भाई बिल्कुल ही उन सबसे अच्छा है, और ट्रेबल भी बिल्कुल भाई मस्त है उसका। लाइट वेट डिजाइन विद सॉफ्ट कुशन ईयर पैड्स। भाई इसकी डिजाइन है ना भाई बहुत हल्का भी है ये और सॉफ्ट भी है, और जो उसके कान में लगाने वाले कुशन है ना वो काफ़ी इतने बढ़िया है कि जो मेरे ईयर बड्स है ना उनको भाई आवाज़ काफ़ी अच्छी जाती है, और हमारे ईयर में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, दर्द भी नहीं होता। वायरलेस कनेक्टिविटी विद लॉन्ग बैटरी लाइफ। अब भाई वायरलेस कनेक्टिविटी है इसकी, मुझे भाई कोई तार लगाना नहीं पड़ता, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, और बैटरी लाइफ भी भाई 4 से 5 दिन टिक जाती है। बिल्ट इन माइक्रोफोन फॉर हैंड फ्री कॉल्स अवेलेबल इन वेरियस स्लिक कलर्स। और भाई ये माइक्रोफोन भी है इसके अंदर, जिससे मैं कॉल भी कर सकता हूँ। फ़ोन मेरे जेब में होगा, हेडसेट मेरे कान में होगा, तो मैं बात भी कर सकता हूँ, और ये काफ़ी कलर्स में आता है। तो नाउ एनालाइज वाई दिस हेडसेट वुड बी बेनिफिशियल परचेज। तो हमें इस पे एक 120 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है, तो लिखेंगे द प्रीमियम नॉइज कैंसिलेशन हेडसेट इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर एनीवन लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस। भाई कहा गया कि प्रीमियम नॉइज कैंसिलेशन हेडसेट है वो भाई एक एक्सीलेंट चॉइस होने वाला है जिसको भाई हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस करना है।
एंड ग्रेट कन्वीनियंस, और भाई कन्वीनियंस में भी ग्रेट है बिल्कुल। विद इट्स एडवांस नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी इट ब्लॉक्स आउट बैकग्राउंड नॉइस। अब भाई इसकी जो एडवांस नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होता है, वो बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, अलाउइंग यू टू फुल्ली इंजॉय योर म्यूजिक और फोकस ड्यूरिंग वर्क और ट्रेवल। जैसे क्या होता है भाई कि आप अगर म्यूजिक सुन रहे हो या अपने वर्क पे ध्यान देते हो या ट्रैवल करते हो, तो भाई आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बाहर की आवाज़ आपको नहीं आएगी और अपने म्यूजिक को आप सुनते ही रहोगे। द सुपीरियर साउंड क्वालिटी विथ रिच बेस एंड क्लियर ट्रेवल मेक्स इट आइडियल फॉर म्यूजिक लवर्स एंड प्रोफेशनल्स हु नीड क्रिस्टल क्लियर ऑडियो। भाई अब भाई इसकी साउंड तो भाई काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी साउंड की काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका जो बेस है वो काफ़ी बढ़िया है और ट्रेवल भी बिल्कुल भाई क्लियर होता है। मतलब अगर कोई म्यूजिक लवर है या कोई प्रोफेशनल बंदा है, उसके लिए एक नंबर की नीड होगी ये, क्योंकि जो ऑडियो आता है वो क्रिस्टल क्लियर आता है। द लाइट वेट डिजाइन एंड सॉफ्ट कुशन ईयर पैड्स प्रोवाइड मैक्सिमम कंफर्ट। अब भाई इसको जो लाइट वेट डिजाइन है और ये इतना सॉफ्ट है, ये जो इसके ईयर पैड्स है वो भाई काफ़ी कुशन है, मतलब एक तरीके से फोम के बने हुए हैं, वो भाई बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। इवन ड्यूरिंग लॉन्ग लिसनिंग सेशंस, भाई कब तक, भाई हमें 4-4 5-5 घंटे के क्लासेस लेने होते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस इट्स वायरलेस कनेक्टिविटी एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ मेक इट परफेक्ट फॉर हैसल फ्री यूज। भाई भाई इसमें कोई वायर लगा के हमें भाई सुनना नहीं पड़ता, ये ब्लूटूथ से चलता है, भाई कान में लगाओ, इससे क्या होगा भाई, हम हैसल फ्री यूज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा कान में लगाओ और गाने सुनो और काम करो अपना। वेदर यू आर एट होम और ऑन द गो, भाई आप जहाँ भी हो, चाहे आप घर पे हो या बाहर हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द बिल्ट इन माइक्रोफोन अलाउज फॉर इजी हैंड फ्री कॉल्स। भाई इससे क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रोफोन है जिससे हम कॉल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वॉइस भी हमारी काफ़ी अच्छी जाती है, और ऊपर से बात करते हुए नॉइस कैंसिलेशन भी होता है, अगले बंदे को हमारी आसपास की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती। अवेलेबल इन स्लिक कलर्स, मतलब काफ़ी कलर में ये मिल जाएंगे आपको। इट्स नॉट ओनली फंक्शनल बट स्टाइलिश टू, भाई ये फंक्शनल तो है लेकिन भाई ये स्टाइलिश भी काफ़ी है। दिस हेडसेट इज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कंफर्ट साउंड एंड स्टाइल मेकिंग इट मस्ट हैव। भाई ये जो हेडसेट है ये परफेक्ट है कंफर्ट में, साउंड में, स्टाइल में, भाई इसका मतलब इसको आप जरूर खरीदो। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको खरीदने के लिए एक हमने पैराग्राफ लिख दिया है, इस तरीके से आप पैराग्राफ लिख देना। इसका और पार्ट बच्चों मैं आपको नहीं बताने वाला, आप इसको अगर पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 6 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप 6 कर दो। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, बच्चों 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं हमें, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट को करना है। तो देखते हैं क्या बोला गया है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। कहने का मतलब है कि भाई राजवीर तेज की चिल्लाता है कि देखो ये टी गार्डन है, मतलब यहाँ चाय की खेती होती है। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। अब भाई जो राजवीर होता है ना, उसने तो भाई पहली बार देखा होता है जितने भी चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें कि भाई ये जो चाय का बागान है वो पहली बार देखता है। लेकिन प्रांजल कहता है अरे मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। तो भाई जिस तरीके से तू एक्साइट हो रहा है, मैं वैसा एक्साइटमेंट मुझे नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़िंदगी बिता रखा है मैंने। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। Assam has the largest concentration of plantation in the world। अब कहा गया कि ये भाई टी कंट्री, मतलब चाय की कंट्री बन चुकी है ये। जैसे वो कहता है कि आसाम में जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, मतलब आसाम में सबसे ज़्यादा ही चाय के बागान हैं, इतना ज़्यादा कि हम सोच नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। यू विल सी इनफ गार्डन्स लास्ट योर लाइफ टाइम, और इतने गार्डन तो जितनी ज़िंदगी में देख लोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये गार्डन समाप्त नहीं होंगे। आसाम में इतने गार्डन है, ठीक है, सोचो भाई इतना ज़्यादा। एक बंदा मैक्सिमम 80 से 90 साल जीता है, अगर वो रोज़ टी गार्डन देखे आसाम में तो भी उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और वो पूरा टी गार्डन नहीं देख सकता है। सोचो इतनी बड़ी चाय के बागान हमारे आसाम में है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट, Rajveer said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends। और कहने का मतलब है कि भाई जितना भी मैं टी के बारे में या चाय के बारे में सीख सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ, उतना मैं पढ़ता हूँ। फिर राजवीर कहता है नो,
नो वन रियली नो, मतलब कोई भी नहीं जानता कि भाई चाय की जो डिस्कवरी है किसने की। लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी कहानियाँ हैं। एक कहानी में बोधि धर्मा वाला कहानी आपने पढ़ा होगा बच्चों। बोधि धर्मा भी कहा जाता है कि बोधि धर्मा जब मेडिटेशन करते थे, किसमें भाई, पेड़ के नीचे जब मेडिटेशन करते थे तो उनको ना नींद आया करती थी, तो वो कुछ लीव्स को खाया करते थे। उस लीव्स से उनकी नींद ना भाग जाती थी। इससे उनके जो डिसाइपल थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो भी देखते हैं कि यार ये खा क्या रहे हैं हमारे मास्टर जी, तो वो भी इसको खाने लग जाते हैं। फिर वैसे ही कुछ लोग उसको टी को भाई जो कच्चे खाते थे उसका भाई पकाने लग जाते हैं, पानी में उबालने लग जाते हैं। फिर वहां से टी की भाई खेती स्टार्ट हो जाती है और उस दिन से चलता है पता कि ये चाय है और उसका चाय नाम दिया जाता है। काफी और लेजेंड्स और काफी और भी कहानियां हैं इसके पीछे। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। Why was Pranjal not excited as Rajveer about the tea garden? राजवीर इतना एक्साइटेड था किस लिए भाई? क्योंकि इसने टी गार्डन्स देखे, टी के बागान देखे। लेकिन प्रांजल क्यों एक्साइटेड नहीं था? इसके पीछे रीजन होगा, क्योंकि बच्चों प्रांजल वहीं पैदा हुआ था, मतलब इसके लिए ये चीजें नई नहीं थी, ये बहुत पुरानी चीजें थी, लेकिन राजवीर के लिए नई चीज थी। तो बच्चों यहाँ पे ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स, इस तरीके से हम कह देंगे कि ये भाई यहीं पे पला बड़ा था। अगला है बच्चों, व्हाट डज प्रांजल मीन बाय सेइंग दैट असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड? कहने का मतलब है कि प्रांजल ने बोला कि असम में जो टी के बागान, चाय के बागान है ना, वो बहुत सारे हैं, मतलब इतना कि हम सोच नहीं सकते। तो भाई क्या मतलब, क्या शो करता है, इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब है कि वहां पे नंबर ऑफ गार्डन्स और प्लांटेशन है वो और देशों से काफी ज्यादा हमारे देश में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टी गार्डन्स। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांजल्स डैश कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी इनफ गार्डन्स। अब भाई प्रांजल जो बंदा वहीं पला बड़ा, उसको कोई मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई वो पहली बार देख रहा हो, वो भाई कहता है कि यार ठीक है तू टी गार्डन देख लिया ना, बहुत है, लेकिन तू इतना टी गार्डन देखेगा यहाँ पे कि तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन टी गार्डन यहाँ खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि मुझे मालूम है यहीं पला बड़ा हूँ। तो भाई यहाँ पे ना ये फ्रस्ट्रेशन शो करता है अपनी, या ये इरिटेट होता है इन चीज़ों से। तो अब यहाँ फ्रस्ट्रेशन लिख दो या फिर इरिटेशन लिख दो, आपकी मर्जी है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी? राजवीर के अकॉर्डिंग भाई ये डिस्कवरी ऑफ टी कैसे हुई? तो बच्चों जैसा उसने बताया कि कुछ लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है बच्चों कुछ ट्रेडिशनल टेल्स हैं। ठीक है भाई, हिंदुओं के धर्म में अलग है, मुस्लिम के धर्म में अलग है, चाइनीज जो बुद्ध को मानते हैं उनके धर्मों में अलग है। तो भाई इनके ट्रेडिशनल टेल्स हैं कि भाई हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि हमारा टी इस तरीके से आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन that correctly captures the application of the word cried as used in line 1 of extract। भाई इसमें से हमें बताना है कि भाई जो क्राइड वर्ड यूज हुआ, ठीक है, किसमें? पैराग्राफ 1 में या एक्सट्रैक्ट 1 में, कि भाई राजवीर क्राइड एक्साइटली, मतलब वो चिल्लाता है। तो इन चारों में से क्राइड का हम सही जगह यूज क्या कर सकते हैं बताना है। ठीक है, तो बच्चों जसवीर क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग सेकंड प्लेस। भाई ये क्राइड का मतलब होता है ना कि हम कुछ देख के, जब हम कुछ देखते हैं और भाई आश्चर्य हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं, इसलिए। तो भाई इसका जो बी ऑप्शन है, क्राइड आउट लाउड व्हेन ही सॉ अ व्हाइट टाइगर इन सेंचुरी, क्योंकि भाई उसने नेचुरल चीज देखी है, वो भाई आश्चर्य हो चुका है उस पर। तो ये बी ऑप्शन हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। ये है विटामिन वाला। ये बी पार्ट बच्चों आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं ये नहीं करवाने वाला, ये हमारा और पार्ट है, क्योंकि और पार्ट कराऊंगा हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी आपको 8 क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि वो 8 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लो, हम सीधा 7th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 7th क्वेश्चन बच्चों हम आ गए हैं। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। मैं सिर्फ यही एक्सट्रैक्ट आपको बताऊंगा, 2 वाला मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो देखेंगे बच्चों, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कीज on pads of velvet quiet in his quiet ridge। ठीक है, तो ये पोयम आप पढ़ लेना, इसका मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टाइगर इन द जू एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब भाई ये जो पोयम है ऊपर वाला, ये टाइगर इन द जू से लिया गया है, आप सबको पता है।
तो बच्चों उसका हमें एक पॉइंट बताना है कि भाई टाइगर जू में है तो इसके नेचुरल हैबिटेट से कैसा मतलब वो फील कर रहा है अभी। भाई वो जंगल में रहता है हम सबको पता है, लेकिन अभी जू में है, वो केज में है, तो वो कैसा फील कर रहा है। तो लिखेंगे द टाइगर इन द जू इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल केज फेसिंग इन फ्रस्ट्रेशन। भाई उसको भाई छोटे से केज में ना फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा। वाइल इन इस नेचुरल हैबिटेट, लेकिन अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो उसको फ्रस्ट्रेशन क्यों होती। वो तो भाई खुश रहता है, बिल्कुल मजे में रहता है। भाई वो नेचुरल हैबिटेट में रहता था, जब वो केज में है तभी तो उसको फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हुई। ठीक है, इट शुड बी रोमिंग फ्रीली इन द वाइल्ड स्टॉकिंग प्रे एंड लिविंग विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। और भाई वहाँ पे जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट जंगल होता है वहाँ पे भाई वो रोम कर सकता है, भाई दहाड़ सकता है बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, और जो भाई जानवर हैं उनसे मिल सकता है, क्योंकि ये किंग ऑफ फॉरेस्ट होता है, किंग ऑफ जंगल होता है। ठीक है, और भाई जितने भी शिकार होते हैं वो शिकार कर सकता है जहाँ कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इसको नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। When the speaker suggests that the tiger should be snarling around houses at the jungle's edge, what does he insinuate about the tiger's natural behavior and habitat? इसके बेस पे बच्चों हमें आंसर करना है। तो लिखेंगे by suggesting that tiger should be snarling around houses at the jungle's edge, the speaker implies that the tiger in its natural environment would be a fearsome and wild creature asserting its dominance and hunting near human settlements। कहने का मतलब है कि भाई पोएट ने बोला कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में चले जाता है तो भाई वो फियरसम हो जाएगा, वो भाई डरेगा नहीं किसी से भी, और भाई जितने भी क्रिएचर्स होंगे सब इससे डरेंगे, ना कि ये किसी से डरेगा। क्योंकि भाई ये अपना डोमिनेंस दिखाता है कहाँ पे, जंगल में, कि मैं ही एक राजा हूँ, मेरे से ताकतवर कोई भी नहीं है। तो ये डोमिनेंस दिखाता है वहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा। थर्ड देखते हैं क्या है। द पोएट्स स्किलफुल यूज ऑफ इमेजरी इफेक्टिवली डिपिक्ट्स द कन्फाइनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर। एलैबोरेट इन 40 वर्ड्स। कहा गया है बच्चों कि द पोएट्स स्किलफुल यूज ऑफ इमेजरी इफेक्टिवली, मतलब उसने ना भाई कुछ इमेजिन किया है पोएट ने, और भाई इतना अच्छे से इमेजिन किया है कि भाई हमें जो फ्रस्ट्रेशन है इसकी टाइगर की वो हमें समझ में आ गया है। तो लिखेंगे द पोएट यूज विविड इमेजरी डिस्क्राइबिंग द टाइगर्स मूवमेंट्स विद द केज इज साइलेंट केयरफुल स्टेप्स ऑन वेलवेट पैड्स implying its restrained power and frustration. This imagery highlights the stark contrast between its present confinement and the freedom it once had. ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which phrase would correctly substitute quiet ridge in the given sentence from the extract? The few steps of his case on pads of well quiet in his quiet ridge. The phrase controlled anger would correctly substitute quiet rage in the sentence as it conveys the tiger's restrained but intense frustration while in captivity. तो बच्चों ये क्वाइट रेज की जगह हम कंट्रोल्ड एंगर पे भी देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर रखा है टाइगर ने। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एंगर कह सकते हैं। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है और चलो शुरू करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द स्पीकर मेंशंस गॉड इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। भाई हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई स्पीकर ने गॉड को क्यों मेंशन किया हमारे इस पोएम में, एनी ग्रेगरी में। ठीक है, स्पीकर ने भाई गॉड का क्यों जिक्र किया। तो लिखेंगे आंसर, इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी the speaker mentions God to highlight the contrast between superficial beauty and inner worth। भाई क्यों किया, क्योंकि भाई गॉड ने दिखाना चाहता था कि भाई जो सुपरफिशियल ब्यूटी होता है, जो और हम खुद के ब्यूटीफुल होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्ट्रास्ट है। द स्पीकर सजेस्ट दैट एनीज ब्यूटी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज हर इनर क्वालिटीज। और बोला गया है कि जो एनी की ब्यूटी है, बाहरी ब्यूटी, जो फेस का ब्यूटी है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी इनर क्वालिटीज़ है। ठीक है, क्योंकि भाई बाहर की ब्यूटी सिर्फ देखने लायक होती है, अगर अंदर की क्वालिटीज़ हमारी अच्छी नहीं हुई तो कोई हमें पसंद क्यों करेगा। एंड गॉड वैल्यूज सिंसियरिटी एंड गुडनेस ओवर आउटवर्ड अपीयरेंस। और भाई गॉड किसको वैल्यू करता है, सिंसियरिटी को। भाई किसी के लिए तुम गुड हो, उसको किसको, भाई
कि भाई तुम जितने भी आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब तुम्हारा जो फेस है, चाहे तो कपड़े अच्छे पहनते हो, उनसे ज़्यादा गॉड तुम्हारे इनर क्वालिटीज को देखता है। द मेंशन ऑफ गॉड emphasizes द मैसेज दैट ट्रू ब्यूटी लाइज विद इन एंड सुपरफिशियल ब्यूटी कैन फेड। अब गॉड ने बोला क्योंकि जो ट्रू ब्यूटी है ना हमारे अंदर होती है, ट्रू ब्यूटी हमारे जो रियल ब्यूटी है, ट्रू ब्यूटी है वो हमारे अंदर होती है, लेकिन सुपरफिशियल जो ब्यूटी होती है वो भाई धीरे धीरे करके वो गायब होने लगती है, फेड होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए हम एन ग्रेगी पोएम में ये लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट मैसेज माइट द बुद्धा स्टोरी होल्ड फॉर दोज हु आर इन पोजीशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज। व्हाट मैसेज माइट द बुद्धा स्टोरी होल्ड फॉर दोज हु आर इन पोजीशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज। बुद्धा की कहानी उन लोगों को भाई क्या मतलब सीख दे सकती है जो भाई एक पोजीशन में हो, पावर के या समृद्धि के, ठीक है, प्रिविलेज हो और पावर में हो, तो भाई उनको बुद्धा क्या मतलब बुद्धा की स्टोरी क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो लिखेंगे द बुद्धा स्टोरी होल्ड्स अ लेसन फॉर दोज इन पावर एंड प्रिविलेज, अर्जिंग देम टू अंडरस्टैंड द ट्रू हैप्पीनेस एंड विजडम कम फ्रॉम इनर पीस एंड कंपैशन। और बोला गया कि भाई वो इसलिए कहना चाहते हैं कि भाई उनको बताना चाहते हैं वो कि भाई तुम समझो कि जो ट्रू हैप्पीनेस है ना वो हमारे विजडम से आती है, और भाई इनर पीस हमारे कहाँ से, कंपैशन से आती है, लोगों की मदद करने से आती है। नॉट मटेरियल वेल्थ, पैसों से नहीं आती, चीज़ों से नहीं आती है, और अथॉरिटी। इट encourages those with privilege to use their power to serve others and foster equality rather than seek personal gain or exploit others। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें चीज़ें मिलती हैं, दूसरों की मदद करने से हमें भाई हैप्पीनेस मिलती है, ना कि भाई इनइक्वालिटी दिखाएं लोगों के बीच में, या पर्सनल गेन के चक्कर में किसी की भाई हेल्प ना करे और दूसरों को एक्सप्लॉइट करे। ये हमारा ट्रू हैप्पीनेस नहीं है भाई। हमारा ट्रू हैप्पीनेस क्या है कि भाई लोगों को मदद करना। ठीक है, जितनी हम लोगों की मदद करेंगे हमारा ट्रू हैप्पीनेस आता रहेगा। अगला, किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एनी। एलेबरेट। अब है किटी जो कि भाई डायरी होती है एनी की, वो भाई एक ट्रस्टेड फ्रेंड होती है, तो हमें इसको बताना है। तो लिखेंगे भाई हम कि अलाउड हर टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रीली विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन। अब भाई किटी जो होती है वो एक डायरी होती है, तो भाई एनी ना एक वर्ल्ड वॉर में फंसी होती है, वर्ल्ड वॉर 2 में। तो भाई वो होलोकॉस्ट में रह रही होती है, जहाँ पे भाई वो अकेली रहती है और आइसोलेशन के बीच में रहती है, काफ़ी लोग उसके साथ रहते हैं, तो अपने फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो भाई उसके पापा ने एक डायरी दिया था उसको कि तुम्हें जो मन करे इसमें लिखना। तो सारी जो दिक्कतें होती थी सब कुछ वो अपने थॉट्स को फ्रीली भाई कोई भी दिक्कत बिना, रिजेक्शन के बिना ही अपने डायरी में लिख देती थी। प्रोवाइडेड हर विद द स्पेस टू कन्फाइड इन एंड अनबर्डन हरसेल्फ टू, जिससे भाई जो चीज़ें थी जिससे वो डरती थी, बर्डन लेती थी, वो अनबर्डन होने लग गई थी, उसकी दिक्कतें ना ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि जो चीज़ें उसके मन में रहती थी वो भाई डायरी में लिख दिया करती थी। सर्विंग एज फॉर्म ऑफ थेरेपी फॉर हर लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, जो भाई एक थेरेपी की तरह काम करता है उसके अकेलेपन को दूर करने में। It could not talk back, but the act of writing and personifying the diary as a friend gave Anne a sense of comfort and companionship। अब भाई ये भाई वो लिखती थी जब, तो भाई वो कोई रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन जो ये हमारी एनी है वो उसको पर्सोनिफाइंग करती है, मतलब एक पर्सन की तरह, जो कि नॉन लिविंग ह्यूमन मतलब नॉन लिविंग थिंग है डायरी, उसको भाई ह्यूमन की तरह पर्सोनिफाई कर देती है, जिससे भाई उसको क्या भाई एक दोस्त मिल जाता है, कंपेनियन मिल जाता है और कंफर्ट मिलता है उसको। providing her with an outlet to process her emotion and cope with her challenge। अब भाई जैसे क्या होता है वो भाई अपने इमोशन को प्रोसेस कर पाती है और भाई जितने भी प्रॉब्लम्स को ना ओवरकम कर लेती है। यहाँ से बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि व्हाट मेक्स कस्टर्ड द ड्रैगन लुक फियरसम एक्सप्लेन। भाई व्हाट मेक कस्टर्ड द ड्रैगन लुक फियरसम, मतलब वो डरना भूल जाता है। तो क्या होता है ऐसा कि भाई कस्टर्ड डरना भूल जाता है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। कस्टर्ड द ड्रैगन इज डिस्क्राइब्ड एज फियरसम ड्यू टू हिज फिजिकल अपीयरेंस एंड रेपुटेशन। क्यों भाई फियरसम क्यों दिखाता है? क्योंकि उसको जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, उसका रेपुटेशन होता है, वही इसे डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है बच्चों, वो उसको भाई डरावना दिखाता है। उसका जो लोकी होता है ना भाई, वो काफी डरावना होता है, फियरसम होता है बिल्कुल। ही इज पोर्ट्रेज एज हैविंग नोबल फीचर्स। भाई उसको पोर्ट्रे किया गया है कि इसके पास ना फीचर्स, नोबल फीचर्स होते हैं। Fierce eyes and jaws that are capable of causing terror।
मतलब जो उसके फियर्स आईज थे उसके खतरनाक, उसके जो लाइन थे काफ़ी खतरनाक, जो उसको एक बहुत खतरनाक जानवर बनाती है। However, despite these terrifying traits, Custard's actual behavior contrasts with his appearance, as he is revealed to be a coward when he faced danger. अब भाई कस्टर्ड को भाई ये चीज़ दिखाने के बाद अगले कुछ लाइनों में हमें दिखाया जाता है कि भाई ये जो कस्टर्ड है ये तो भाई डरपोक निकला, कावर्ड निकला जब उसने डेंजर को फेस किया। दिस juxtaposition of a fearsome look and a timid nature adds to the irony and humor of the poem। और भाई ये हमारे पोएम की एक विडंबना थी, या फिर कहे तो कि मामूली सी मतलब नेचर था किसी भी क्रिएचर का। और भाई ये हमें क्या भाई ह्यूमर दिखाता है कि इतना खतरनाक बंदा भी डर सकता है किसी चीज़ से। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बच्चों इसी पोएम से है कि गिव वन रीजन व्हाई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर फेबल देन बल्लाड। तो बच्चों इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो बच्चों हमें रीजन बताना है कि यार ये हमारा जो मोर फेबल है, लेकिन ये बल्लाड नहीं है। मतलब एक तरीके से कहो तो एक कथा कहानी नहीं है, एक फेबल टाइप है कि एक मतलब गीत की तरह है, पोएम की ज़्यादातर पोएम की तरह है। तो ये बताना है हमें। तो लिखेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर फेबल देन अ बल्लाड बिकॉज इट टीचेस अ मोरल लेसन थ्रू एनिमल कैरेक्टर्स। भाई हमें जो मोरल लेसन्स होता है उसको दिखाता है किससे भाई, एनिमल कैरेक्टर्स के द्वारा। द ड्रैगन कस्टर्ड, भाई ड्रैगन का नाम होता है कस्टर्ड, रिप्रेजेंट करेज एंड द पोएम यूजेस द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स टू कन्वे द लेसन दैट अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग एंड ब्रेवरी कम्स फ्रॉम विद इन। अब भाई यहाँ पे बताया गया कि ड्रैगन जब उसमें होता है तो भाई वो दिखाता है क्या, हिम्मत को दिखाता है कि जब उसमें दिखाया जाता है कैसे कि जरूरत पड़ती है, जब इसके अंदर दिक्कतें शुरू होती है ड्रैगन को, तो भाई वहाँ पे इसकी बहादुरी दिखाई जाती है कि भाई पहले तो ये डरता था ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब तो ये बहादुर बन चुका है। ठीक है, तो वो दिखाता है। आ फेबल टिपिकली यूजेस एनिमल्स टू टीच सच लेसन्स। फेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे एनिमल्स को दिखाया जाता है कुछ लेसन दिखाते हुए। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने 9 क्वेश्चन पे, जो कि है 2 क्वेश्चन करना है 3 में से। तो देखेंगे बच्चों, साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। भाई साइंटिस्ट जो होते हैं ना भाई, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है ना उसको और अच्छा हम कैसे बना सके। ग्रिफिन इज एन एंटीथेसिस टू दिस स्टेटमेंट। लेकिन ग्रिफिन ना इस स्टेटमेंट से थोड़ा अलग था, तो जस्टिफाई करना है हमें। ग्रिफिन द साइंटिस्ट इन फुटप्रिंट विदाउट फीट contradicts the idea that scientists contribute to making the world a better place। ठीक है भाई, जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमारे दुनिया को भाई एक बेटर प्लेस बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंशंस अच्छे करते हैं लोगों के लिए। Although he is a brilliant scientist, भाई जबकि वो इतना अच्छा साइंटिस्ट था, he uses his discovery of invisibility or selfish and criminal purpose। अब भाई इसने भाई डिस्कवरी की कि मैं इनविजिबल हो सकता हूँ। अब भाई इस इनविजिबिलिटी को उसने कैसे यूज़ किया, अपने सेल्फिश मतलब वो सेल्फिश था भाई बिल्कुल, कि भाई ये मेरे पास है तो मेरे पास रहेगा, और फिर क्रिमिनल चीज़ें करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा, चोरियाँ करने लग गया ये। हिज एक्शंस लेड टू chaos, प्रूविंग दैट साइंटिफिक नॉलेज व्हेन मिसयूज्ड कैन हार्म सोसाइटी रेदर देन इम्प्रूव इट। अब भाई इसके एक्शन ने भाई क्योस पैदा कर दिया पूरे ही सिटी में। इससे ये प्रूव हो गया कि साइंटिफिक नॉलेज इज गुड, लेकिन जब उसको मिसयूज किया जाता है ना तो भाई सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो भाई ये साइंटिस्ट लोगों को ना, भाई साइंटिस्ट लोग इतने अच्छे होते हैं, अगर वो अपने पे उतर जाए ना कि मुझे आज गलत काम करना है, तो भाई हम सारे ना, हमारी सोसाइटी खत्म हो जाएगी पूरी। साइंटिस्ट को भाई एक सैल्यूट तो बनता है। साइंटिस्ट के लिए 1 लाख कर दो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, व्हाई डिड भोलीज टीचर फील लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टर पीस। तो भाई क्यों भोली की टीचर उसको एडमायर करती है, या भाई एक आर्टिस्ट की तरह वो दिखाती है किसको, भोली को। तो लिखेंगे भोलीज टीचर फेल्ट लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस बिकॉज भोली हैड मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। क्योंकि भाई जो भोली है ना भाई, वो प्रोग्रेस दिखाती है जिसका भाई हम नंबर दे ही नहीं सकते, वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस दिखाती है। इनिशियली भोली वॉज शाय एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, बट विद द टीचर्स एनकरेजमेंट शी लर्न टू स्पीक एंड एक्सप्रेस हरसेल्फ। स्टार्टिंग में जो भोली होती है ना, बहुत शर्माती है और कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत कम होता है, लेकिन टीचर के एनकरेजमेंट से, टीचर बहुत कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, मोटिवेशन से
वो भाई बहुत अच्छे से बोलना सीखती है और अपने आप को एक्सप्रेस करती है। द टीचर टुक इमेंस प्राइड इन सीइंग भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट एज एन आर्टिस्ट वुड एडमायर द क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। भाई ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती है टीचर को कि यार इतना ज़्यादा मैंने इसके लिए किया और भोली ने वो ट्रांसफॉर्मेशन कर भी दिया। तो भाई एक आर्टिस्ट को दिखाता है, यहाँ पे एक आर्टिस्ट को शो करता है कि कैसे आर्टिस्ट एक खुश होता है जब एक ब्यूटीफुल क्रिएशन वो करता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। भाई नेकलेस के एंड स्टोरी पे क्या ट्विस्ट आया। भाई नेकलेस हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें लास्ट में ऐसा क्या हुआ था, क्या ट्विस्ट आया था, तो लिखेंगे द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द नेकलेस इज दैट द नेकलेस मैडम लोइजल हैज बोरोड विच शी बिलीव्ड वाज वेरी एक्सपेंसिव वाज एक्चुअली अ फेक। लास्ट में हमें चलता है पता कि जो मैडम लोइजल होती है जिन्होंने नेकलेस को बोरो किया होता है, वो लास्ट में उनको चलता है पता वो फेक है, जो आज तक उन्हें लगता था कि बहुत महंगा है, जिसमें उन्होंने 10 साल अपने बर्बाद कर दिए। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस एंड वर्किंग हार्ड टू रिप्लेस इट, द लोइजल्स डिस्कवर दैट द ओरिजिनल नेकलेस वाज वर्थ फार लेस देन दे थॉट, लिविंग देम इन फाइनेंशियल रूइन फॉर नो रीजन। और भाई 10 साल के बाद उनको रियलाइज होता है कि ये नेकलेस फेक था और इससे मेरी 10 साल की लाइफ कैसे बर्बाद होगी। अगर मुझे पहले चलता पता कि ये फेक है तो मैं इतना काम करती ही नहीं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ वो सीख ली कि किस तरीके से अगर हम लग्जरियस लाइफ जीने की सोचते हैं तो कैसे हम बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ से बच्चों हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने 10th क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है 2 क्वेश्चन में से। तो चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो औरत होती है जो रेड कपड़ों में होती है, वो भाई कैसे मैनेज करती है कि भाई वो चोरी भी कर ले, होरेस डेनबाई से चोरी भी करवा ले और एक भी फिंगरप्रिंट वहाँ ना छोड़े। सोचो क्या हुआ था उस समय कि जो ये रेड लेडी थी, जो रेड कपड़े में लेडी थी, वो भी चोर होती है, लेकिन वो दिखाती है कि वो चोर नहीं, वो घर की मालिक है और भाई एक भी फिंगरप्रिंट छोड़ती नहीं है। जितने भी फिंगरप्रिंट होते हैं वो होरेस डेनबी के होते हैं। तो लिखेंगे बच्चों इसका आंसर, In the story, The Robbery, the lady in red cleverly outsmarts Horace Denby, a thief, by using her intelligence and composure. भाई कैसे वो स्मार्ट होती है, भाई किस तरीके से वो चतुरता से भाई हॉरेस डेनबाई को पागल बनाती है अपने इंटेलिजेंस से। When Horace tries to rob a safe, the lady who is also a thief tricked him into believing that she needed help with her plan. अब भाई जब वो हॉरेस डेनबाई चोरी कर रहा होता है तब भाई वो औरत भी देखती है कि ये चोरी करने आया हुआ है, तो भाई वो ट्रिक करती है, उसको फंसाती है अपने बातों में कि मैं मालिक हूँ इस घर की, मुझे भाई मैं बीमार हूँ, मुझे पैसे चाहिए, ये तिजोरी तुम खोल दो। शी मैनिपुलेटेड हिम इनटू थिंकिंग शी वुड असिस्ट हिम इन हिज क्राइम। और बोलती है कि मैं तुम्हारे क्राइम में हेल्प करूंगी, बट इंस्टेड शी ऑलरेडी प्लान टू रॉब द सेफ हरसेल्फ। लेकिन उसने भाई पहले ही प्लान कर लिया होता है कि मैं किस तरीके से ये चोरी करने वाली हूँ। शी वॉर gloves during the robbery ensuring that she did not leave any fingerprints behind। और भाई वो रोबरी के समय तो भाई ग्लव्स पहनती है, लेकिन होरेस डेनबाई को ये यकीन करवा देती है कि मैं ही मालिक हूँ, तो भाई वो फिक्र होता ही नहीं है उसको कुछ भी। वो भाई कहता है कि चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। बाय द टाइम होरेस रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन जब बाद में होरेस को रियलाइज होता है कि क्या हुआ था, द लेडी हैड ऑलरेडी सक्सेसफुली स्टोलन द ज्वेलर्स फ्रॉम द सेफ एंड डिसअपीयर्ड विदाउट अ ट्रेस। लेकिन तब तक जो लेडी होती है वो भाई चोरी वोरी करके भाग जाती है और ऐसे गायब होती है कि भाई पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई। लिविंग हॉरेस टू फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलियर, जहाँ भाई हॉरेस बोलता है कि यार लो फंस गया मैं आज तो फेल हो गया इन चीज़ों में। दिस क्लेवर मैन्यूवर शोकेस हर रिसोर्सफुलनेस एंड कनिंग, ये भाई उसकी स्मार्टनेस को दिखाता है कि किस तरीके से उसके पास इतनी सारी बातें थी हॉरेस डेनबी को पागल बनाने में। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा हरि सिंह वाला, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, हरि सिंह सेज ही न्यू इट बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। हरि सिंह कहता है कि भाई वो जानता है लेकिन यार उसके लिप्स और उसके आईज ये सब शो नहीं करते। बट अनिल सक्सेसफुली एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट ऑल, लेकिन जो अनिल है भाई बिना बोले ही सिचुएशन को दिखा देता है। एलेबरेट बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द थीफ स्टोरी, तो भाई थीफ स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन अब अच्छे से पढ़ लो फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। द थीफ स्टोरी, हरि सिंह द यंग थीफ इज इनिशियली डिसऑनेस्ट एंड स्टील्स फ्रॉम अनिल।
कहा गया बच्चों की स्टार्टिंग में जो थीफ स्टोरी हम पढ़ते हैं, हरी सिंह एक चोर होता है, एक भाई यंग चोर होता है, जवान चोर होता है, जो भाई स्टार्टिंग में डिसऑनेस्ट होता है भाई, बिल्कुल बेकार बंदा होता है, और भाई वो अनिल के घर पे ना चोरी करने आता है। वो ट्रस्ट हिम, अनिल होता है पर ट्रस्ट करता है उस पर। वेन अनिल रियलाइज जस्ट दैट हरी हैज टेकन मनी ही डजंट कन्फ्रंट हिम डायरेक्टली। लेकिन जब अनिल रियलाइज करता है कि हरी सिंह ने मेरे पास से पैसे चोरी किए हैं, लेकिन ये जब पता चलने के बाद भी अनिल उसे बताता नहीं है। इंस्टेंट अनिल मेंटेन्स अ काल्म डिमेनर एंड डजंट रिएक्ट नेगेटिवली। भाई वो अपने काम नेचर को दिखाता है कि भाई वो शांत है, और भाई नेगेटिवली भाई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता कि मैं उल्टा नहीं बोल सकता उसको। अलाउइंग हरी टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्शन, कि भाई हरी तुम अपनी एक्शन को बता सकते हो अपने मर्जी से। दिस अप्रोच लिव्स हरी फीलिंग गिल्टी। भाई ये अप्रोच जो थी वो हरी सिंह को भाई एक पापी बनाती है। वो सोचता है यार मैंने बहुत गलत किया है। एंड द एब्सेंस ऑफ कन्फ्रंटेशन गिव्स हिम द स्पेस टू रिडीम हिमसेल्फ। भाई ये चीज़ें भाई वो दिखाता है कि भाई कैसे मैं एक अच्छा आदमी बन सकता हूँ। अनिल्स वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट आउटराइट अलाउज हरी टू रिकॉग्नाइज हिज रॉन्गिंग ऑन हिज ओन। कहने का मतलब है कि जो अनिल का जो वे था इस चीज़ को हैंडल करने का बिना बोले, ठीक है, ये भाई हरी सिंह को एक रियलाइज करवाता है कि मैं रॉन्ग पाथ पे हूँ, मैं भाई गलत चीज़ कर रहा हूँ। अल्टीमेटली दिस साइलेंट लेसन प्रूव्स मोर इम्पैक्टफुल देन एनी री माइंड। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों प्रूव करता है कि कैसे बिना बोले कुछ चीज़ों से ही हम किसी को ये एहसास करवा सकते हैं कि वो गलत है। लीडिंग हरी टू टर्निंग पॉइंट वेयर ही डिसाइड टू चेंज। भाई यहाँ से जो हरी सिंह होता है वो चेंज हो जाता है, एक कलर का काम करना स्टार्ट कर देता है।